हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्याय एकेडमी। आज हम बात करेंगे प्रशांत भूषण कंट्रोवर्सी पे एंड हाउ द कंटेम्प्ट लॉ इज रिलेटेड विद द फ्री स्पीच। सो कंटेम्प्ट वर्सेस फ्री स्पीच, ये हमारा आज का टॉपिक है। यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर यूपीएससी में कंटेम्प्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड दिस इज अ करंट टॉपिक। सो देयर आर हाई चांसेस कि इसको यूपीएससी जो है मेंस में किसी भी फॉर्म में, किसी क्वेश्चन के फॉर्म में जो है पूछ सकती है, क्योंकि देखिए फ्री स्पीच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है एंड कंटेम्प्ट जो है वो हमारी कोर्ट से रिलेटेड है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कंटेम्प्ट is a violative of the free speech, जैसा कि क्लेम किया जाता है, अलेज किया जाता है, एंड व्हाट इज ऑल दिस कंट्रोवर्सी। और इसी के साथ हम समझेंगे कि इंडिया में कंटेम्प्ट से रिलेटेड लॉज क्या हैं, क्या मेन प्रोविजंस हैं, कंटेम्प्ट के टाइप्स क्या हैं। चलिए let's start with the video, but before that if you are new to our channel so please subscribe ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए फटाफट से देख लीजिए इस वीडियो में आज क्या कुछ आप सीखने जाएंगे। सबसे पहले विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू क्या है, ये प्रशांत भूषण कंट्रोवर्सी क्या है एंड हु हैज फाइल्ड द केस अगेंस्ट हिम। देखिए प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट लॉ के अंदर एक केस फाइल किया गया है। सो विल अंडरस्टैंड हु हैज फाइल्ड द केस एंड कोर्ट्स रिएक्शन टू द ट्वीट्स। देखिए प्रशांत भूषण ने एक्चुअली कुछ ट्वीट्स किए थे जून 27 एंड 29 respectively. So the court was very infuriated by these tweets. So we'll see how the court reacted. Then we'll understand the law relating to contempt, the types of contempt, and वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सवाल इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि इज देयर अ नीड टू चेंज द कंटेम्प्ट लॉ। क्या जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कंटेम्प्ट लॉ है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें कमियां क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। एंड इस केस में जो कोर्ट का वर्डिक्ट रहा वो हम देखेंगे एंड विल ऑल्सो सी हाउ द कंटेम्प्ट is viewed in other democracies. इंडिया के अलावा जो बाकी डेमोक्रेसीज है वहाँ पे कंटेम्प्ट लॉ को कैसे देखा जाता है, वहाँ पे कैसा है कंटेम्प्ट लॉ। सो विल सी दैट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए आपको बहुत ही अच्छा कंपैरिजन देखने को मिलेगा एंड इफ यू लाइक वॉच दिस वीडियो टिल द एंड यू विल फाइंड आउट कि एक बहुत अच्छा मीन्स का आंसर आपका इसमें से तैयार हो जाएगा, कंटेम्प्ट से रिलेटेड, फ्री स्पीच से रिलेटेड एंड कंटेम्प्ट वर्सेज फ्री स्पीच। चलिए फटाफट से समझ लेते हैं कि इशू क्या है। देखिए जब भी ऐसे कोई कंट्रोवर्सी या इशू जो है वो न्यूज़ में होता है, इट इज़ गेनिंग मीडियाज अटेंशन। सो आपको वहाँ से देखना है कि इससे रिलेटेड जो टॉपिक यूपीएससी में क्या पूछा जा सकता है। सो ऑब्वियसली फ्री स्पीच एंड कंटेम्प्ट जो है वो यूपीएससी के सिलेबस में है। तो प्रशांत भूषण कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कंटेम्प्ट एंड फ्री स्पीच ऑब्वियसली दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट की इशू क्या है। देखिए प्रशांत भूषण एक सीनियर लॉयर है and he made two tweets on June 27 and June 29 respectively, where he criticized the Indian judiciary. So the Supreme Court found him in serious contempt of the court. फटाफट से देख लेते हैं क्या वो दो tweets थे। So first of all, जून 27 को प्रशांत भूषण ने ट्वीट करके लिखा, When historians in future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India, even without a formal emergency, they will particularly mark the role of Supreme Court in its destruction and more particularly the role of the last 4 CJIs. So यहाँ पे last 4 जो CJIs Supreme Court के रह चुके हैं उन पर प्रशांत भूषण ने एक तरह से इल्जाम लगाया है कि they have a major part to play in the destruction of the democracy. So the Supreme Court was obviously infuriated by these tweets and कोर्ट ने इसको बहुत ही अपनी डिग्निटी के खिलाफ लिया। एंड द अदर ट्वीट वाज दैट which was made on June 29. This seems to be more of a personal remark, but सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पे प्रशांत भूषण ने लिखा है कि सीजीआई राइड्स अ 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू अ बीजेपी लीडर एट राजभवन नागपुर विदाउट अ मास्क और हेलमेट एट अ टाइम व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इज इन लॉकडाउन, denying citizens their fundamental rights to access justice. So ये रिमार्क के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उनका सबर का बांध टूट गया एंड कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग मिस्टर प्रशांत भूषण के खिलाफ जो है वो शुरू कर दी गई थी। सो लेट्स सी हु हैज फाइल्ड द केस।
देखिए 2020 मैंने केस की साइटेशन आपके लिए यहाँ पे मेंशन की है। सो केस एक्चुअली सुओ मोटो जो है रजिस्टर किया गया है, लेकिन इससे पहले एक पिटिशन फाइल की गई थी बाय मिस्टर महेक महेश्वरी, जो कि एक एडवोकेट है मध्य प्रदेश से, एंड ही सॉट कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट बोथ हिम एंड द ट्विटर इंडिया। सो कंपनी के खिलाफ भी और प्रशांत भूषण के खिलाफ, दोनों के खिलाफ इन्होंने केस फाइल करने की मांग की। सो एडवोकेट महेश्वरी ने बोला कि प्रशांत भूषण के ये जो ट्वीट्स हैं, स्पेशली जून 29 वाला, इट इज इनह्यूमन एंड द अदर जजेस, especially at a time when the CGI and other judges have been sacrificing their vacations and using video conferencing only to deliver justice to the litigants. सो इस पिटिशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया और कंटेम्प्ट का केस रजिस्टर किया गया। Now let's understand how the court reacted to these tweets. See, obviously, as जैसे ही हमने पहले भी कहा, the court was infuriated by these remarks, and the court held that tweets tend to give an impression that Supreme Court has in the last 6 years played a role in the destruction of Indian democracy. सो कोर्ट को लगा कि लास्ट 6 years में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंडियन डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का ही काम किया। सो दिस वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, एंड सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट really like this remarks, and it said that these tweets they tend to shake the public confidence, कि लोगों का विश्वास जो है वो जुडिशरी में हिलाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसे ही रिमार्क्स चलते रहे और वो इतना वाइडली पब्लिसाइज होते रहे तो लोगों का सुप्रीम कोर्ट से विश्वास उठ जाएगा, जुडिशरी से विश्वास उठ जाएगा, which will shake the very foundations of our democracy. And the court also said that the tweets undermine the dignity and the authority of the Supreme Court and the CGI, and it directly affronts the majesty of the law. बेंच ने कहा कि the tweet was not against the CGI in his personal capacity, but as the head of the judiciary. So the Supreme Court made it clear कि ये जो रिमार्क जो है ये जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े के खिलाफ नहीं है in his individual capacity, लेकिन as his official capacity as the head of the judiciary जो है ये रिमार्क किया गया है। So obviously the court had to take action. So the court rejected the argument the tweet was only a matter of opinion. देखिए बहुत ये आर्गुमेंट दिया था प्रशांत भूषण के एडवोकेट ने, एंड कि दिस वाज ओनली अ मैटर ऑफ ओपिनियन, हिज ओपिनियन। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक डायरेक्टली उनके खिलाफ नहीं था, दिस इज ओनली अ मैटर ऑफ ओपिनियन एंड ही इज अलाउड टू से हिज ओपिनियन, ही इज अलाउड टू स्टेट हिज व्यूज। जबकि बहुत से फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस ने भी यही बोला है कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ओपिनियन, वी शुड जस्ट इग्नोर इट एंड नॉट पे एनी हीड टू इट। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यू माइट रिमेंबर 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था दैट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाईएस्ट जुडिशरी इज एट स्टेक। नाउ व्हाई दे डिड सो? सी जनवरी 2018 में जस्टिस गोगोई, जस्टिस लोकुर, जस्टिस जलमेश्वर एंड जस्टिस कुरियन जोसेफ, all of them held an unprecedented press conference, and they leveled allegations against the then CGI Justice दीपक मिश्रा, जो कि उस वक्त CGI थे। इनके खिलाफ इन 4 जजेस ने allegations लगाते हुए बोला that Justice Mishra is responsible for violating the conventions of the Supreme Court and allowing the executive to interfere in the court's affairs. So ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि द डेमोक्रेसी इज इन डेंजर एंड वी हैड नो चॉइस बट टू होल्ड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो यहाँ पर भी देखिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का एक स्टेप लिया था, जब भी उनको लगता है कि डेमोक्रेसी इज एट स्टेक, द जुडिशरी इज एट स्टेक, द tweets are such or the issue is such that will shake the public confidence, Supreme Court has time and again stepped forward and it has taken action. So these 4 judges they went public against the CGI. So इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि the democracy will not survive as an independent judiciary. It is the hallmark of a successful democracy, and इसीलिए कोर्ट ने चूज किया है कि हम इन ट्वीट्स को इग्नोर नहीं करेंगे, because we are the saviors of democracy, and अगर डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत जरूरी है। देखिए ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो
डिसाइड किया सो मोटो केस रजिस्टर करने का, उसके पीछे की इंटेंशन क्या थी, व्हाई द सुप्रीम कोर्ट हैज डन सो. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट जब जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि द डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज इन डेंजर, सो द सुप्रीम कोर्ट विल टेक एक्शन. सो इसीलिए दे हैव चोजन नॉट टू इग्नोर दिस ट्वीट्स बाय मिस्टर प्रशांत भूषण. नाउ लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक जो हमारे लिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से लॉज है इंडिया में जो कंटेम्प्ट से डील करते हैं. देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं कुछ, उसमें जो सेक्शन 3 है ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1975 यहाँ पे कंटेम्प्ट के बारे में लिखा हुआ है. देन अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं सो आर्टिकल 129 एंड 215 दे डील विद द कंटेम्प्ट एंड देयर इज अ सेपरेट लेजिस्लेशन. तो अलग से एक स्टैट्यूट भी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971. So these are the three laws or rules अगर हम कह सकें, बाई लॉज कह सकें, which deal with the contempt law. तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ऐसे एक साथ आपको अलग से कहीं बुक में नहीं मिलेंगे. जनरली या तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होता है या कंटेम्प्ट का पता होता है, बट दिस केस हैज हाईलाइटेड अनदर इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन के कह लीजिए सेक्शन 3 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स. इसके अंदर भी कंटेम्प्ट के बारे में लिखा. तो सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स भी हैं जिसमें वो कंटेम्प्ट के साथ डील करती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द लॉ ऑन कंटेम्प्ट लिटिल मोर इन डिटेल. सो देखिए इंडिया में जो कंटेम्प्ट लॉ है इट वाज पास्ड इन ओरिजिनली इन 1926 एंड इट वाज इनैक्टेड टू डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ सर्टेन कोर्ट्स इन पनिशिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स. लेकिन बहुत सारी इंडियन स्टेट्स उस वक्त ऐसी थी जिनका अपना अलग कंटेम्प्ट से रिलेटेड लॉ था, बट मोस्ट ऑफ देम वर रिप्लेस्ड बाय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1952. सो 1952 के एक्ट से जो सबके अलग अलग एक्ट चल रहे थे उनको रिप्लेस कर दिया गया एंड देन केम अ यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन. और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में अगर जाके देखें तो एक कमेटी बुलाई गई थी 29 जुलाई 1961 को और इस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1963 में. सो दिस कमेटी वाज ऑब्वियसली सेट अप फॉर मेकिंग द कंटेम्प्ट लॉ, चेंजिंग द कंटेम्प्ट लॉ. और इसके अलावा एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी भी थी पार्लियामेंट की जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और एक नया बिल पेश किया. Then came the Contempt of Court Bill 1968 जो इस जॉइंट कमेटी ने प्रिपेयर किया था एंड फाइनली 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट जो है वो पास कर दिया था पार्लियामेंट ने, जो हमारा आज जो लॉ है 1971 का ही है. सो दिस इज द लॉ जो 1971 में पास किया गया था एंड ये आज भी चल रहा है. इसी के तहत जो है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलती हैं. So the legislature does not provide with a concrete definition of contempt. देखिए इस एक्ट के आने के बाद भी अगर आप देखें तो कोई कंक्रीट या सॉलिड डेफिनेशन नहीं है कंटेम्प्ट के लॉ में कहीं भी. लेकिन सेक्शन 2A जो है इस एक्ट का 1971 वाला जो एक्ट है हमारा कंटेम्प्ट का, उसमें सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इस तरीके से कहा गया है दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट. तो बेसिकली आप देख रहे हैं कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं किया, उसके टाइप्स बता रहा है. सो ये 2A की जो डेफिनेशन है इस तरीके से यहाँ पर लिखी गई है. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 3 जो है सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, द रूल्स टू रेगुलेट प्रोसीडिंग्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1975 दे डील विद कंटेम्प्ट. सो देखते हैं क्या इस रूल्स क्या कहते हैं. So section 3 is very simple and clear that in case of contempt other than contempt referred to in rule 2 the court may take action. तो कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है. सबसे पहला है सुओ मोटो यानी ऑन इट्स ओन मोशन, अपने आप स्वयं एक्शन ले सकती है. देन द सेकंड केस इज ऑन अ पिटिशन मेड बाय द अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल. तो अगर ये लोग पिटिशन करते हैं अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल देन सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एक्शन इन अ कंटेम्प्ट केस. एंड द लास्ट वे आउट और लास्ट ऑप्शन इज ऑन अ पिटिशन मेड बाय पर्सन एंड इन केस ऑफ अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट विद कंसेंट in writing of the Attorney General or Solicitor General. So these are the 3 ways in which Supreme Court can take action in these rules. चलिए now let's understand the types of contempt. देखिए contempt के 2 टाइप्स हैं जैसे कि हम सेक्शन 2A की डेफिनेशन में देख चुके हैं. So 2B डिफाइन करता है सिविल कंटेम्प्ट को and 2C deals with criminal contempt. So let's understand what is civil contempt. The 2B section 2B of this act is willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other process of court or a willful breach of an undertaking given to a court.
देखिए, अगर आप जानबूझ के डिसोबे करते हैं किसी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट या किसी भी और प्रोसेस को, या जानबूझ के जो आपने कोई अंडरटेकिंग कोर्ट को दी है उसको ब्रीच करते हैं, उसको तोड़ते हैं, सो दिस अमाउंट्स टू सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट सेक्शन 2C में डिफाइन है, एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है एज द पब्लिकेशन बाय वर्ड, स्पोकन, रिटन, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ऑफ एनी मैटर or the doing of any act whatsoever which scandalizes the court or tends to scandalizes or lowers or tends to lower the authority of any court, prejudices or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding, interferes or tends to interfere with, obstructs or tends to obstruct the administration of justice in any manner. So देखिए, डेफिनेशन पढ़ के एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मिस्टर प्रशांत भूषण जो है, he was held liable for criminal contempt here because he tends to scandalizes the authority of the court or interferes with the authority of the court. So यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोलकर, because देखिए उन्होंने ट्वीट किया था, so his remarks, it was a publication. So इस definition के हिसाब से अगर आप लिख कर भी कुछ कहते हैं, बोल कर कुछ कहते हैं, साइंस या विजिबल रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से, इट विल अमाउंट टू पब्लिकेशन। एंड अगर जो पब्लिकेशन है वो ऐसा है जो कोर्ट को स्कैंडलाइज करता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करता है या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस करता है, सो इन ऑल दीज केसेस इट विल अमाउंट टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और पनिशमेंट देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तौहीन कोई करता है, कंटेम्प्ट कोई करता है, तो पनिशमेंट देने की पावर भी उन्हीं को दी गई है। एंड द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और विद फाइन अप टू 2000 और विद बोथ। चलिए, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इज देयर अ नीड टू चेंज द कंटेम्प्ट लॉ। देखिए, हमने कंटेम्प्ट लॉ में ये देखा कि कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट क्या है, एंड now it is very important to understand because देखिए ये जो टॉपिक है, so this is very important for UPSC. Again I'm saying because एक बड़ा ही होलसम क्वेश्चन इस पे तैयार हो सकता है कि इन लाइट ऑफ द करंट इवेंट्स द कंटेम्प्ट लॉ हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है या तो कि हाउ इज कंटेम्प्ट वायलेटिव ऑफ फ्री स्पीच, एंड इज देयर अ नीड टू चेंज द कंटेम्प्ट लॉ, व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट शुड बी मेड। सो ऑल दीज क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि क्या ज़रूरत है वाकई में। सो इससे पहले देखिए थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हमारा 21st लॉ कमीशन था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस BS चौहान, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 पे, और रिपोर्ट का जो कंक्लूजन है वो ये निकला था कि देयर इज नो नीड टू अमेंड द एक्ट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। But the Law Commission in its 274th report in 2018 recommended continuance of such law because of high number of cases. तो 2018 की जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट से रिलेटेड केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं सामने। सो इट इज़ ओनली एडवाइजेबल और इट इज़ ओनली वाइज कि जो लॉ है उसको कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि 2016 में 586 केसेस पेंडिंग थे, 2017 में बिटवीन दिस पीरियड जुलाई 1 2016 और जून 30 2017 के बीच में 586 केसेस वर पेंडिंग कंटेम्प्ट से रिलेटेड। सो लॉ कमीशन ने तो यही रिकमेंड किया दैट वी शुड कंटिन्यू दिस लॉ एंड देयर इज नो नीड टू चेंज इट। रीजंस देख लेते हैं फटाफट से, ब्रीफ में पॉइंट्स देख लेते हैं क्या कुछ थे। सबसे पहले तो जैसे कि हमने देखा कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, सिविल के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, क्रिमिनल के कम हैं, ऑल्दो सिविल के 96,993 केसेस हैं जो पेंडिंग हैं बहुत सारी हाई कोर्ट्स में एंड सुप्रीम कोर्ट में। अनदर रीजन इज दैट अगर हम इंटरनेशनल कंपेरिजन करें, सो यूके हैड अबॉलिश्ड द ऑफेंस इन इट्स कंटेम्प्ट लॉ। तो यूके ने तो कंटेम्प्ट का जो ऑफेंस है उसको बिल्कुल ही अबॉलिश किया है कंटेम्प्ट लॉज में और इसको खत्म कर दिया ऑफेंस के तौर पे। बट यूके के अंदर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट कंटिन्यूज टू बी पनिशेबल। तो स्कैंडलाइज अगर आप करते हैं कोर्ट को, वो अभी भी पनिशेबल है वहां पे अंडर अदर लॉज, नॉट इन द कंटेम्प्ट लॉ बट अंडर अदर लॉज। तीसरा रीजन जो उन्होंने दिया, इम्पैक्ट ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये जो एक्ट है कंटेम्प्ट का, इट एडिशनली अलाउज द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट का अगर कंटेम्प्ट किया जाता है, सो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की अथॉरिटी खुद नहीं है।
अगर लोअर कोर्ट्स का कंटेम्प्ट होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन लेगी. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डू नॉट हैव द पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट. सो यहाँ पर जो लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया दैट टू प्रोटेक्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी, टू प्रोटेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इट इज ओनली एडवाइजेबल कि हाई कोर्ट्स जो हैं दे शुड बी अलाउड टू पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट और ये लॉ कंटिन्यू करना चाहिए. The Commission also noted that there are several safeguards built into the act to protect against its misuse. तो कह रहे हैं कि अगर misuse है भी, इसका misuse किया भी जाता है by some members of the bar or advocates, तो कुछ safeguards जो हैं जो built in हैं already, ठीक है, so they can prevent from its misuse. For instance, act के अंदर लिखा हुआ है कि there are certain provisions which lays down cases that do not amount to contempt. तो वहां पे पनिशेबल नहीं होगा. सो अगर किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट केस फाइल किया भी गया है एंड इट इज फाउंड दैट जो भी उस पर्सन ने किया है या बोला है इट डज नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट, सो ही विल नॉट बी पनिशेबल. प्रॉब्लम्स इन द कंटेम्प्ट लॉ. देखिए प्रॉब्लम्स क्या है कंटेम्प्ट लॉ में. सबसे पहले तो यही है, द जज हिमसेल्फ एक्ट्स एज द प्रोसिक्यूटर एंड द विक्टिम and starts with the presumption of guilt rather than innocence. This is very important, you must remember. और अगर आप ये लिखते हैं अपने आंसर में, this will obviously lift up your answer and बहुत ही अच्छा आंसर आपको बनेगा, because see this is one of the principle of natural justice that one should not be a judge in its own case, but this contempt law goes against the principle of natural justice ऐसा कहा जाता है, because the judge himself, वो victim भी वही है, prosecutor भी वही है, and he's starting with the presumption of guilt rather than innocence. But as we all know that the accused is presumed innocent until proven guilty. So दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे कंटेम्प्ट लॉ में है वो ये है that contempt proceedings are quasi-criminal. The quasi-criminal and summary in nature. So these are the two problems in the contempt law. Now let's see कि प्रशांत भूषण के केस में कोर्ट का verdict क्या था. See, the court held that it is not necessary to prove affirmatively that there has been an actual interference with the administration of justice. देखिए आपको याद होगा सेक्शन 2B के अंदर हमने देखा था क्रिमिनल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन के अंदर that if the publication is such which attempts to interfere with the administration of justice then the person will be assumed guilty. लेकिन कोर्ट ने बोला कि it is not necessary to prove positively कि actual interference हुआ है with the administration of justice. So if a defamatory statement is likely to interfere, so the key word here is likely. So likely to interfere with the proper administration of justice, then it can be a ground for contempt. Also, the comments that can have an inevitable effect of undermining the confidence of the public in the judiciary, it can also be a ground for contempt. And regarding what constitutes scandalizing of the court had already held that the real test is whether the vilification is of the judge as a judge or as an individual. So scandalizing अगर scandalizing prove करना है तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि real test ये है कि vilification जो है वो जज का किया गया है as his capacity of a judge or as an individual person. So यहाँ पे ये देखना जरूरी है. So if the latter, यानी अगर एक individual capacity में जज के ऊपर कोई comment किया है किसी ने, so the judge is left to his private remedies and इस केस में the court has no power to commit for contempt. So finally जो verdict था वो ये था that the Supreme Court has sentenced the lawyer and activist Prashant Bhushan to ₹1 fine. तो ₹1 का फाइन इन पे लगाया गया है कंटेम्प्ट के केस में और ये कहा है कि अगर ये फाइन 15 सितंबर तक उन्होंने पे नहीं किया then he will be jailed for 3 months and barred from practicing for 3 years. But as we all know कि ₹1 का ये जिद्दी सा फाइन लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, प्रशांत भूषण पेड इट इमीडिएटली और पे करने के साथ ही उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके बता भी दिया and we could all see him gloating. So this was all about the controversy and the contempt law. देखिए conclusion में आप ये ऐसा कह सकते हैं, oh no sorry not conclusion, one more slide, I'm so sorry that we have left is how is contempt viewed in other democracies. conclusion में आपको बस थोड़ी देर में बताती हूँ जो आपके आंसर में आपको लिखना है and if you write in such a way बहुत ही बढ़िया आंसर बनेगा. बट इससे पहले फटाफट से देख लेते हैं कि बाकी डेमोक्रेसीज में कंटेम्प्ट को कैसे देखा जाता है. सो इंग्लैंड के अंदर 1987 के अंदर आफ्टर द स्पाई कैचर जजमेंट बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, देखिए एक केस था स्पाई कैचर जजमेंट के नाम से जो फेमस है. सो इस केस में क्या हुआ था कि डेली मिरर ये जो मैगजीन है जो न्यूज़पेपर है इन्होंने एक
पोस्ट पब्लिश किया था जिसके अंदर इन्होंने 3 लॉ लॉर्ड्स की, यानी जो जस्टिसेस होते हैं, उनकी पिक्चर ये उल्टी ऐसे टांग कर और टाइटल दिया था यू ओल्ड फूल्स। इस तरीके का ये हेडलाइन जो है डेली मिरर में पब्लिश हुआ था। सो लॉर्ड टेम्पलमैन रिफ्यूज टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। तो इस केस में जो जज इन्वॉल्व थे लॉर्ड टेम्पलमैन, ही रिफ्यूज टू इनिशिएट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स एंड ही सेड कि I am indeed old and whether I am a fool or not, it was a matter of perception, though he personally thought he was not a fool. So this was very like he took the this publication very sportingly, and he refused any contempt proceedings in this case. So British judges are, they often do not take any notice of personal insults if uttered without malice. So अगर बिना malice के कोई personal insults अगर करता है judges की, so British judges they pay no heed to it, they just ignore it. And after the Brexit judgment, the same publication headlined its report "Enemies of People." So Brexit judgment के बाद जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने Brexit पे judgment दिया था, so फिर से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें judges को enemies of the people कहा गया था, but again no contempt notice was issued. सो इंग्लैंड में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो लास्ट टाइम वो की गई थी वो 1930 में की गई थी और कंटेम्प्ट लॉ वहाँ पे अबॉलिश हो चुका है. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट. और क्योंकि देखिए इंटरनेशनल कंपैरिजन से हम बेहतर समझ पाते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है एंड क्यों हम आज भी इस कंटेम्प्ट लॉ को कंटिन्यू करने पे इतना जोर दे रहे हैं. So, as British Judge Lord Denning has rightly remarked, we will not use contempt to suppress those who speak against us. We do not fear criticism, nor do we resent it. So, this is a very beautiful quote. और जो अगर आप अपने conclusion में लिखेंगे, it will enhance the beauty of your answer, it will enhance the quality of your answer. So, very beautiful quote by Lord Denning. So you can write this down and write in your answer in mains अगर इस पे question आता है. Now let's see ऑस्ट्रेलिया में क्या पोजीशन है. देखिए ऑस्ट्रेलिया में जस्टिस होप ने एक बार कहा था that there is no more reason why acts of court should not be trenchantly criticized than acts of public institutions. ये कह रहा है अगर public institutions के acts को freely criticize किया जाता है then why not acts of court. So कनाडा में कोपियोटो केस के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली कनाडा के कोर्ट्स ने रिमार्क किया that the courts are not fragile flowers that will wither in hot sea of controversy. I personally love this quote. This is a very beautiful quote कि courts इतनी fragile नहीं है, इतनी weak नहीं है like those delicate flowers that they will wither in the hot sea of controversy. So they'll cease to exist in the hot sea of controversy. So ऐसा नहीं है. The courts are strong, their foundation is strong, and they cannot be shaken so easily by comments of some people. So again, ये बहुत ब्यूटीफुल कोट है and you can write this down in your answer and starting कर सकते हैं, ending कर सकते हैं जैसे कि आपको सही लगे. बहुत अच्छा लगेगा कोट से अगर आप ending करेंगे या starting करेंगे. So let's come to a conclusion. फटाफट से see, the right to speech and expression is a fundamental right which is guaranteed by our constitution, and it is very necessary that there must be a balance between the right to speech and court's power to punish for its criticism. देखिए अगर आपको याद हो आर्टिकल 19(1)(a) फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस है. देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट. ये एब्सोल्यूट नहीं है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड है आर्टिकल 19(2) के अंदर एंड वन ऑफ देम इज कंटेम्प्ट. So every wing of the state must be open to public criticism, चाहे वो judiciary है, चाहे executive है, चाहे legislature है. Even England and USA have rightly upheld the freedom of speech over judicial criticism. So many of the developed countries have abolished the scandalizing of court as contempt, and so Indian courts too must consider this proposition. But देखिए ये बात सही है कि जैसे इंग्लैंड ने किया है वो कंटेम्प्ट लॉ को अबॉलिश कर रहे हैं, लेकिन स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट को अभी भी पनिशेबल है. सो आई थिंक वी कैन डू दैट, वी कैन फॉलो दैट, बिकॉज देखिए दिस लॉ हैज नो टीथ पर से. 1 रुपए का फाइन लगाया जाता है, बहुत ही रेयर केसेस में पनिशमेंट होती है, इतने केसेस पेंडिंग हैं. सो इट इज़ बेटर कि कंटेम्प्ट को एज एन ऑफेंस अबॉलिश करके स्कैंडलाइजिंग ऑफ द कोर्ट अगर कोई करता है उसको ऑफेंस अभी भी रखें, उसको कंसिडर करें जैसा कि ब्रिटेन में किया गया है. वी कैन टेक एग्जाम्पल फ्रॉम ब्रिटेन एंड डू सच थिंग. एंड लास्टली इन वर्ड्स ऑफ लॉर्ड एटकिन, जस्टिस इज नॉट अ क्लॉइस्टर्ड वर्च्यू. एंड जैसा कि लॉर्ड डेनिंग ने कहा that he would never use contempt jurisdiction to uphold his own dignity, for that must rest on surer foundations. In other words, हम ऐसा कह सकते हैं कि
we do not in words that bear repetition उन्होंने कहा that we do not fear criticism nor do we resent it, for there is something far more important at stake, and it is no less than the freedom of speech itself. That rather than their own dignity being at stake, there is far more important than the dignity of the judges which is at stake, which is the freedom of speech itself. तो ये ऐसा तो लॉर्ड डेनिंग का मानना था. आई hope कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस see eye to eye on this, and or rather I do not believe कि वो ऐसा देखते हैं, because Indian judges are very much worried about the democracy being in danger, the judiciary being in danger. देखिए ये बार और बेंच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये टसल है, ये चलता रहता है. And it is also good because constructive criticism of the bench and constructive reprimand of the bar, it is both necessary. These two institutions, they go hand in hand, and they both are very necessary for a strong and independent judiciary. So with this I end this video. I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया और बहुत ही अच्छा आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा इसके साथ ही यूपीएससी के लिए और फॉर एनी अदर एग्जाम दैट यू विश टू राइट जिसमें ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. सो until then I'll see you and in the next video, and you can tell me if there is any topic जो आप वीडियो के तौर पे देखना चाहते हैं. So thank you so much for watching the video and have a great day, and do like the video अगर आपको पसंद आया, कंटेंट अच्छा लगा.